Good morning, students. Today I am going to discuss about Rutherford's alpha ray scattering experiment. Right? रदरफोर्ड ने कैसे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे, वो चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले अरेंजमेंट ऑफ apparatus. तो पहले रदरफोर्ड ने यहाँ पे अल्फा रे सोर्स रखे थे, पोलोनियम लिए थे, पोलोनियम 224, जो कि अल्फा रेस एमिट करता है, अल्फा एमिटर बोलते हैं. तो एक्चुअली रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे, तो उस समय ये डिस्कवरी कोइंसिडेंटल था, एक्सीडेंटली डिस्कवर किए थे. वो रिसर्च कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी पे. 1896 में हेनरी बेक्वेरेल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किए थे. उसके बाद रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, वेरियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वे डिस्कवर्ड, जो कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स देते हैं. तो ऐसे ही उस पोलोनियम लेके वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोइंसिडेंटली न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे. ठीक है, तो रदरफोर्ड और उनका जो कोवर्कर्स थे, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मैस्डेन, 1909 में 1909 में ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. ठीक है, तो उसमें से जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल में था, वो सक्सेसफुल था. तो उसमें वो क्या किए थे, वो एक सोर्स अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिए थे, पोलोनियम लिए थे, और उसको लेड चैम्बर स्लिट के द्वारा पास किए. तो पोलोनियम क्या किया, स्ट्रेट पास हुआ. तो जब स्ट्रेट पास हुआ, थीन गोल्ड फॉइल वो रखे. सो थीन गोल्ड फॉइल का जो थिकनेस वो लिए थे 0.004 सेंटीमीटर. तो इतना थीन गोल्ड फॉइल लिए थे, और अल्फा रेस उसका ऊपर कैसे पेनिट्रेट कर रहा है उसके बारे में वो रिसर्च वर्क कर रहे थे. तो इसमें जब अल्फा रेस पार्टिकल इसके थ्रू पास करेगा, तो अल्फा रेस कहाँ जाएगा, अल्फा रेस तो इनविजिबल है. तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो क्या किए, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लिए. तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन फ्लोरोसेंट इफेक्ट दिखाता है. तो जब अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक करता है, फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है. और उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक मूविंग माइक्रोस्कोप रखे थे. तो जिंक सल्फाइड के जगह हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट भी रख सकते हैं. तो फोटोग्राफिक प्लेट रखने से क्या होगा, तो अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है. उसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड कोटिंग होता है, तो उसमें एक इम्प्रेशन जम जाता है, और फोटोग्राफिक प्लेट में डेवलप करने से पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल्स वहाँ पे इम्प्रेशन जमाया कि नहीं. मतलब अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखने से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल यहाँ जा रहा है कि यहाँ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि कहाँ जा रहा है, तो ये किस डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, वो चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये चीज़ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे. ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है. ठीक है, तो इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करने से उनका ऑब्जर्वेशन क्या मिला था, ऑब्जर्वेशन. तो उनका जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है. पार्ट 1 में मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल most of the alpha particles, nearly close to 99%, okay, passed through the gold foil, undeviated or undiffracted. मतलब सीधा चला गया, ऐसे चला गया. तो ऐसे जो चला गया वो 99% हुआ. तो 1% क्या हुआ, 1% कहाँ पे गया, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
got deflected through small angle, तो ये जो है अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो ये जो है ये स्मॉल एंगल में वो डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे आ गया। मतलब क्या है, अगर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ये थीटा है, ये स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे गया, स्ट्रेट जाना चाहिए, स्ट्रेट गया नहीं, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब जो 1% केस था उसमें से कुछ ही परसेंटेज ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन हुआ, वेरी फ्यू अबाउट 1 in 20,000 did not pass through, or you can write got deflected at an angle of 180 or very large angle of deflection, ओके। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो कहाँ चला गया, ऐसे चला गया। मतलब ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हुआ ऐसे चला गया, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। वो स्ट्रेट जाना चाहिए, एक्चुअली स्ट्रेट जाना चाहिए, वो ऐसे चला गया। जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हुआ वो ग्रेटर देन 90 हुआ, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो हुआ वो लेस देन 90 हुआ। तो मतलब ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वेरी लार्ज हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, 180 डिग्री हुआ, 1 in 20,000, 180 डिग्री। वेरी लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो हुआ वेरी लेस इन नंबर, ठीक है। तो मतलब 3 ऑब्जर्वेशन हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास कर गया, कुछ नहीं हुआ, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड विथ स्मॉल एंगल ऑफ डिविएशन एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड विथ लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। 1 in 20,000 जो डिफ्लेक्ट हुआ वो अराउंड 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ। ये 3 ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को मिला। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन से उनका कंक्लूजन क्या है, ओके, व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये कंक्लूजन के लिए रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है हमें अलग सा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम लोग मान लेते हैं, कुछ ही समय के लिए मान लेते हैं थॉमसन मॉडल सही है। थॉमसन मॉडल जो था वो क्या था, ऐसे था, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल रहे। तो इसमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। तो मान लो हम लोग ले लेते हैं थॉमसन मॉडल, ऐसा है, ठीक है। तो अल्फा रे पास कर रहा है, अल्फा रे ऐसे पास कर रहा है, हम लोग बहुत सारा अल्फा रे पास कर रहे हैं। एटम अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो, तो बहुत सारा अल्फा रेस हम लोग पास कर रहे हैं, राइट। तो अल्फा रेस पास करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, सब जगह न्यूक्लियस, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, 2He4 प्लस प्लस, तो अल्फा पार्टिकल 2He4 प्लस प्लस, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव स्फीयर। उस समय न्यूक्लियस या प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ओके। तो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से कोलाइड होगा तो क्या होता, तो ये डिफ्लेक्ट होता, ये भी डिफ्लेक्ट होता, और ये भी डिफ्लेक्ट होता, ये भी डिफ्लेक्ट होता, क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज स्फीयर तो सब जगह है, तो ये डिफ्लेक्ट होता। मतलब वेरी हाई परसेंटेज, मतलब 99% डिफ्लेक्शन होता
अगर ये थॉमसन मॉडल सही होता, ये थॉमसन मॉडल, अगर थॉमसन मॉडल सही होता तो अल्फा रेस 99% डिफ्लेक्शन होता, लेकिन क्या हुआ, उल्टा हुआ। 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल विल पास थ्रू विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन। मतलब थॉमसन मॉडल जो है वो सही नहीं है। अगर सही होगा तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन आया वो कभी नहीं, कतई नहीं होता। तो ये रॉन्ग। सो थॉमसन मॉडल गलत हो गया। अभी हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन जो हुआ उसका कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, रिकॉल करो। मोस्ट पार्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल ऑन डिफ्लेक्टेड। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो उसका कंक्लूजन क्या क्या होगा, सिंस मोस्ट of the alpha particles, most of the alpha particles passed through the gold foil, passed through gold foil undeflected, undeflected, it means that most part of the atom is empty। तो 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट ना होके स्ट्रेट चला गया। तो अगर 99% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चला जाता है तो इससे क्या कंफर्म होता है कि एटम का मोस्ट पार्ट एम्प्टी होगा। अगर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम में पॉजिटिव चार्ज पेयर रहेगा तो अल्फा पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो सपोज हम लोग एटम ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है तो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं, उसके बाद एटम के बारे में डिस्कस करेंगे, एटम कैसे हो सकता है। सेकेंड पॉइंट में क्या था, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड got deflected। ठीक है, got deflected with some angle, got deflected with some angle। okay, that means a positively charged mass must be concentrated, occupying very small volume of the atom and which must be heavier than alpha particles। ठीक है, तो मतलब हम लोग सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड विथ सम एंगल मे बी लेस देन 90 और मोर देन 90। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ वो डिफ्लेक्शन 1% हुआ, उसका नंबर बहुत कम हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, ये जो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ, जिस डायरेक्शन से आया था उस डायरेक्शन से वापस चला गया, वो 1 in 20,000 हुआ, मतलब बहुत कम है। उसका परसेंटेज देखोगे वेरी वेरी लेस, 1/20,000 इंटू 100 कर लो तो ये बहुत कम हुआ। मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल अगर हम लोग फेंकते हैं तो उसमें एक अल्फा पार्टिकल जो होगा वो वापस चला गया था, ये ऑब्जर्वेशन में हुआ था।
तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन लेते हैं, इससे हम लोग ये कंक्लूजन लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किया तो डिफ्लेक्ट जो हुआ अल्फा पार्टिकल रिपेल हुआ। अल्फा पार्टिकल अगर अट्रैक्ट होता तो वहाँ पे रुक जाता, वहाँ पे समा जाता, लेकिन अल्फा पार्टिकल वहाँ से रिपेल हो गया। तो अल्फा पार्टिकल रिपेल हुआ मतलब इसमें दो ऑब्जर्वेशन आता है। एक है कि कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम का अंदर है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम का अंदर है ये पहला ऑब्जर्वेशन होता है। दूसरा क्या होता है, दैट मस्ट बी डेंस, दैट मस्ट बी हेवियर। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हेवियर होना चाहिए और ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो ये अगर अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगा तो ये हेवी होगा, डेंस होगा, ठीक है, हेवियर या डेंस, शुड बी डेंस। क्यों डेंस होगा, अगर वो डेंस नहीं होगा तो वो खुद ही निकल जाएगा, अल्फा पार्टिकल उसको निकाल देगा। अगर वो लाइटर देन अल्फा पार्टिकल होता तो वो पॉजिटिवली चार्ज मास एटम से निकल जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। तो हम लोग देखें कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन में अल्फा पार्टिकल ही स्ट्राइक कर रहा है, उसको हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड स्क्रीन से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मूविंग माइक्रोस्कोप है। तो ये जो दो ऑब्जर्वेशन हुआ, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन लेते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज मास रहेगा कहीं पे, ठीक है। मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज मास है जो कि एटम का एक स्मॉलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यों स्मॉलर वॉल्यूम कर रहा है, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम, ओके, वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ये तीन चीज़ ध्यान में देना है। तो अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पे जा रहा है वो क्या कर रहा है, वो रिपेल हो रहा है। मान लो अल्फा पार्टिकल यहाँ स्ट्रेट गया, ये गया स्ट्रेट, ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा है अल्फा पार्टिकल, कुछ नहीं हो रहा, ओके। तो अगर अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज मास के आसपास आया तो क्या होगा, तो ये ऐसे चले जाएगा, इसको हम लोग ए लिखते हैं, ये हो गया ए, जो कि स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आया। तो और क्लोज आया, सपोज अल्फा पार्टिकल और क्लोज आ रहा है उसका, तो ये ऐसे चला गया 90 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो और क्लोज आया तो ये हो गया 180 डिग्री, सॉरी 90 से 180 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए, ये हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट आया, मान लो ऐसे आया, स्ट्रेट आया, हेड ऑन कॉलिजन, तो यहाँ पे कॉलिजन नहीं होगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास आएगा स्ट्रेट, तो ये देखा गया जो जिस डायरेक्शन से आया था उस डायरेक्शन से वापस चला गया। तो ये अराउंड 1 in 20,000 हुआ, मतलब ये जो है इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा 180 डिग्री होगा, ऐसे गया था फिर वापस ऐसे आ गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसको बोलेंगे हम लोग, जो हेवी डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको बाद में हम लोग क्या बोले, न्यूक्लियस, इसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। कैसे इसका नाम न्यूक्लियस आया, जैसे रॉबर्ट हुक्स ने डिस्कवर किए थे, एक सेल का अंदर एक न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सबका अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे ही एटम का अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस मास है, उसका नाम दिया गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन हुआ, ओके। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, तो अभी हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 के लिए हम लोग कर 3 गोल्ड फॉइल का डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं। सपोज इसमें तो एक एटम नहीं होगा, इसमें बहुत सारा एटम होगा। सपोज एटम्स ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे एक एटम है, तो यहाँ पे एक एटम है, हम लोग 4 एटम कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 एटम है, तो अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है ऐसे करके, अल्फा पार्टिकल जो पास कर रहा है उसको हम लोग ऐसे, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट चला गया वो है, हो गया ए,
तो जो अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है स्ट्रेट चला गया वो हो गया ए, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया, सपोज ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसा ऐसे जा रहा, तो ये क्या हो गया, वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे करके, तो ये जो डिफ्लेक्ट हो गया, ओके, वो डिफ्लेक्शन लेस देन 90 डिग्री है एंगल ऑफ, इसको हम लोग ले लेते हैं बी टाइप, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक अल्फा पार्टिकल लेते हैं, तो जो आएगा ऐसे करके आया, वो क्लोज टू न्यूक्लियस आ गया, क्लोज टू न्यूक्लियस आ गया, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया मोर देन 90, ये जो थीटा है, तो ये ले लेते हैं सी टाइप, ओके, क्लियर। और एक अल्फा पार्टिकल लेते हैं जो कि स्ट्रेट आया, वो स्ट्रेट आया ऐसे करके आया ऐसे, तो वो क्या किया, वापस चला गया, उसको हम लोग डी टाइप ले लेते हैं। तो बाकी जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चला गया उसको हम लोग ए टाइप ले लेंगे, ठीक है। और ये तो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे चला गया, ठीक है। इसको एक हम लोग इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, इसको कंप्लीट लाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट लाइन कर लेते हैं, इसको कंप्लीट लाइन कर लेते हैं, इंसिडेंट रे, ये सीधा चला गया, ये इंसिडेंट रे सीधा चला गया, ठीक है। ये जो है ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी ए जो है, जो ए हुआ स्ट्रेट चला गया, उसको नो डिफ्लेक्शन, और जो बी हुआ स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, सी हुआ लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ओके। डी जो हुआ 180 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हुआ ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन में कंक्लूजन 2 हुआ था, अभी थर्ड कंक्लूजन हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन नंबर 3। तो कंक्लूजन नंबर 3 में स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन बाउंसिंग बैक of alpha particles, that is 1 in 20,000। तो जो वैल्यू 1 in 20,000 है वो फिक्स्ड नहीं है, वो वैल्यू डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉयल और तीन फैक्टर पे, वो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉयल पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर 0.0004 सेंटीमीटर लेंगे 1 in 20,000 रिबाउंड बैक होगा। जैसे कैरम बोर्ड खेले हो बचपन में, तो कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर को हम लोग जोर से फोर्स देते हैं, वो अगर कोई भी ब्लैक या वाइट या रेड कॉइन को कोलाइड नहीं करता है, डायरेक्ट वॉल में कोलाइड करता है, तो रिबाउंड करता है। जो रिबाउंड करता है, अगर स्ट्रेट हम लोग वर्टिकली ऑन द वॉल में ऐसे करते हैं, ऐसे देते हैं, तो क्या करता है, वो स्ट्राइकर सेम डायरेक्शन में रिबाउंड करता है, ऐसे करके आता है। अगर वॉल ऐसा है, हम लोग वॉल का 90 डिग्री में हम स्ट्राइकर को फेंकते हैं तो वापस आ जाता है। तो इस टाइप का कुछ जो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में वापस आ गया, ऐसे आ गया, ये 180 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो 1 in 20,000, ओके। So that means a heavy positively charged mass known as nucleus must be present
at the central part of the atom। तो सेकेंड पॉइंट में मैंने बता दिया था कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली डेंस मास है और टोटल वॉल्यूम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो एक सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम रहेगा। तो बेस्ट पोजीशन है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम रहेगा। इट ऑक्यूपाइज वेरी लेस वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो इसका वॉल्यूम जो है एटम का वॉल्यूम से बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं, ये कितना हो सकता है। तो उसको देखने के लिए हम लोग फॉर्मी का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। फॉर्मी ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसमें ये बताए थे कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, वो बोले थे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मान लो r, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ और हम लोग इसको लिख सकते हैं q√a। a क्या है? a इज इक्वल टू मास नंबर। तो ये जानते हो कि न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जो चीज़ है रदरफोर्ड ने बताए थे, क्या बताए थे कि इट ऑक्यूपाइज वेरी लेस वॉल्यूम कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द एटम। लेकिन ये जो चीज़ बताए थे बाद में ये प्रूव हुआ। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम, एटम का वॉल्यूम और न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है उसका कंपैरिजन बाद में हुआ, वो उसको फर्मी ने बताए थे। फर्मी वाज ग्रेट साइंटिस्ट अलोंग विथ आइंस्टाइन। तो फर्मी क्या बताए थे कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ a इज मास नंबर। मास नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उस समय न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुआ था, बाद में डिस्कवर हुआ। लेकिन न्यूट्रॉन डिस्कवर होने के बाद फर्मी ने ये फॉर्मूला बताए थे। तो इसका कंपैरिजन हम लोग रदरफोर्ड मॉडल में कर सकते हैं, ताकि हमें समझ में आएगा कि एटम का वॉल्यूम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम, एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं रिलेटिवली। ओके, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है बोल के रदरफोर्ड ने गेस किए थे, लेकिन वो कंफर्म नहीं किए थे, वो डिस्कवर नहीं किए थे। तो जब रदरफोर्ड एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट किए थे तो ये पता चला था कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, सपोज एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो मास है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड डबल और मोर देन डबल दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए थे, तो उसके बेसिस पे वो बताए थे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल हो सकता है, जो कि बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है, तो ये टोटल नंबर लेने से मास नंबर होता है। तो रेडियस उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टुगेदर एक नाम हम लोग दे सकते हैं, न्यूक्लियंस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस का पार्टिकल, न्यूक्लियंस, मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूक्लियंस उसको दे सकते हैं। तो टोटल न्यूक्लियंस जितना है वो है ए। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करता है कितना उसमें न्यूक्लियंस है, और इसका पावर 1/3 वो एक्सपेरिमेंटली कंफर्म हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग सोच सकते हैं कि ये नंबर बढ़ेगा तो इसका भी साइज जो है वो बढ़ेगा, इसका साइज बड़ा होगा। ये नंबर कम होगा तो इसका साइज कम होगा, ये हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली टू द पावर 1/3 हुआ। तो फिर क्या हुआ? तो r इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, इंटू a⁻⁴। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट r0 है उसको फॉर्मी कांस्टेंट बोलते हैं, फॉर्मीज कांस्टेंट।
तो फर्मीज कांस्टेंट का वैल्यू है 1.33 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ द न्यूक्लियस को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। कैसे? 10⁻15 मीटर साइज ऑफ द न्यूक्लियस। देन साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम हम लोग बोल सकते हैं 10⁻10 मीटर। तो ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इट इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁻15 मीटर। साइज ऑफ द एटम इज इन द रेंज ऑफ 10⁻10 मीटर। मतलब सभी एटम का साइज इतना नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन इस रेंज में होगा, इस ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या होगा, साइज ऑफ द एटम हो गया 10⁻10 मीटर, साइज ऑफ द न्यूक्लियस हो गया 10⁻15 मीटर। तो कितना हो गया, 10⁵ हो गया। क्लियर? तो सपोज इफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस का साइज 1 सेंटीमीटर होता है, देन साइज ऑफ द एटम कितना होगा, यहाँ पे 10⁵/1, ये अगर 1 सेंटीमीटर होता है, ये कितना होगा 10⁵ सेंटीमीटर। 10⁵ सेंटीमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको इमेजिन कर सकते हो कि अगर न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर रेडियस का होगा, एटम 1 किलोमीटर रेडियस का होगा, तो सोच सकते हो एटम का कितना पार्ट एम्प्टी है। लेकिन एटम इतना बड़ा नहीं हो सकता है, तो न्यूक्लियस इतना छोटा, इतना बड़ा नहीं हो सकता है। न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर कभी नहीं हो सकता है। न्यूक्लियस हमेशा इस ऑर्डर में आता है और एटम इस ऑर्डर में आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर देंगे, वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लेंगे, तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 आर क्यू, एटम का RA होल क्यू ले लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। आर यहाँ पे ले लेते हैं न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने से रेडियस ऑफ एटम कितना है, रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे साइज रेडियस के टर्म में हम ले सकते हैं। ठीक है, साइज ऑफ द एटम बाय साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो साइज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 10⁵/1 होल क्यू, तो ये आएगा 10⁻15:1। मतलब एक न्यूक्लियस और एक एटम हम कंपेयर करेंगे, एटम इज 10⁻15 टाइम्स दैट ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। सो वॉल्यूम ऑफ द एटम हम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द एटम बाई वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होगा, 10⁻15:1 होगा। तो इससे ये चीज़ पता चलता है कि एटम का कितना पार्ट एम्प्टी है। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन हुआ। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में रदरफोर्ड का मॉडल, राइट। सो लेट्स कंप्लीट। थैंक यू।